अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद अब सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट की एक और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकिब मंसूर और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट ताहिर भाई। ताहिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक आकिब, आपका क्या हाल है? बस ताहिर भाई, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। इनके साथ मुझे काम करने का भी प्रिविलेज हासिल हुआ है। हमने बेशुमार ट्रांसमिशंस कवर किए हैं। एशिया कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, 50 ओवर वर्ल्ड कप हो गया, और पीएसएल भी दो कवर किए हैं साथ। और फिर ये माशाल्लाह पब्लिक न्यूज़ में भी एंकर रह चुके हैं। फिर सुनो न्यूज़ के अंदर ये हेड ऑफ स्पोर्ट्स हैं, एंकर हैं। फिर उसके बाद एपेक्स स्पोर्ट्स में भी इन्होंने एंकरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र जी। थैंक यू सो मच जी। बस। और बेस्ट विशेस आपके न्यू जर्नी के लिए। आप जबरदस्त काम कर रहे हैं थैंक यू एंड वी इरफान विश भाई। यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू इरफान भाई, थैंक यू। अच्छा इरफान भाई, हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से ही कि अभी खबरें आ रही हैं न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर भी कि आईसीसी को जो है वो 116 मिलियन यूएस डॉलर का जो है इस वर्ल्ड कप में नुकसान हुआ है। और 50 करोड़ रुपए जो कि बन जाता है तकरीबन 50 करोड़ रुपए। और पिचेस के हवाले से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हो रही थी कि स्पेशली जो यूएस के अंदर मैचेस हुए हैं, आप क्योंकि खुद भी कवर कर रहे थे तो आप बेहतर बता सकते हैं कि वो पिचेस के भी काफ़ी मसले रहे हैं। फिर ये भी सुना है कि एक्स्ट्रा जो है वो आईसीसी ने स्पेंडिंग की है कमेंटेटर्स और इसके ऊपर भी। तो क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर कि काफ़ी पोorली मैनेज हुआ है ये वर्ल्ड कप जो है? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वर्ल्ड कप की जहाँ तक बात की जाए तो काफी पुअरली मैनेज हुआ है। अगर मैं आपको पिचेस की तो हम सब दिखने में नजर आया, और जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिचेस होनी चाहिए T20 के परस्पेक्टिव में अगर बात करें, क्योंकि T20 जो क्रिकेट है वो इंटायरली है ही चौके छक्कों की गेम। बाउंड्रीज आपके फैंस देखने आते हैं। तो जब आप 100 सवा 100 पे आउट हो रहे हैं, रन नहीं चेज हो रहे, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो आएगा। फैंस काफी डिजेक्टेड हुए, प्लेयर्स काफी मायूस थे कि उनको रन करने में मुश्किल आई। उसके अलावा जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इश्यूज थे वो बहुत ज्यादा थे। अगर न्यूयॉर्क की बात करें या हम डेलस की बात करें, तो जो स्टेडियम से जो आपकी फैंस का जो रास्ता था जहाँ पे पार्किंग थी वो बहुत ज्यादा था। ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। फिर उसमें कोई आपकी इस तरह की, जिस तरह आप शटल सर्विस देखते हैं कदाफी में या कराची में, वो नहीं थी। फिर लोगों को पैदल आना पड़ता था और फैमिलीज के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। फिर इसी तरह फैंस के लिए अगर बात करें तो इवन जितने भी कमेंटेटर भी थे, आईसीसी के लोग भी थे, वॉशरूम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। आपका कोई भी इवेंट होता है तो आपको पता है 6-7 घंटे मैनेजमेंट को भी रहना पड़ता है, फैंस को भी 4-5 घंटे रहना पड़ता है। और वो आपके आउटसाइड पे वॉशरूम थे, और वो क्यू होती थी, 10-10 12-12 लोग एट ए टाइम खड़े होते थे। ये पहले मैंने कभी शेयर नहीं की बात। तो ये इस तरह के मसाइल थे कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इवेंट को कवर करने के लिहाज से बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल है किसी भी आप इवेंट के लिहाज से कि आपके अरेंजमेंट कैसे हैं। उसमें जो फेमस कमेंटेटर हैं या दूसरे लोग हैं वो भी लाइन में लगे हैं क्यू में। ऑब्वियसली उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, वो भी आम फैंस के अंदर खड़े हैं और वो अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। तो ये हमें अमेरिका में ऐसी चीजों का होना बड़ा एक वेird लगता था कि इतना, जहाँ हर चीज में उनकी डेवलपमेंट देखते हैं हम। और इवेंट का पता भी था कि होस्टिंग होनी है, और आपका मेक शिफ्ट अरेंजमेंट थे। जिस तरह मैंने कहा कि स्टेडियम के बाहर ये सब कुछ उन्होंने बॉक्सेस से बनाए थे, और वो आर्टिफिशियल किस्म का सेटअप था। इवन जो आपको बड़े ह्यूज किस्म के फैंस के जो स्टैंड नजर आते थे वो भी आर्टिफिशियल थे। और वो हमारा मीडिया बॉक्स भी जो था वो भी आर्टिफिशियल था। और जैसे ही ये यूएस की लेग खत्म हुई, न्यूयॉर्क की खत्म हुई, तो वो एक दो दिन के बाद सब रिमूव कर दिया गया, उधर से हटा लिया गया। फिर उधर उनकी पुलिस फोर्स जो थी वो काफी स्ट्रिक्ट होती है मामलात के अंदर, वो कोई बात किसी तरह कॉपरेशन में नहीं आते। आईसीसी वाले तो चले ठीक थे, बट उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करना आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना, वो काफी चीजों में लैकनेस थी। और इसी वजह से आपने देखा होगा काफी लोगों ने रिजाइन भी दे दिया, 2-3 को सैक भी किया गया आईसीसी में, 2-3 ने खुद रिजाइन कर दिया। तो वो सारी चीजें ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, उसको बिल्कुल मीट नहीं किया चीजों ने। और कोशिश थी शायद ऑब्वियसली जल्दी कर पाएंगे, बट अभी एज फार एज दिस वर्ल्ड कप इज कंसर्न तो चीजें काफी लैक की हमें। अच्छा सर, मैं आपसे पूछने बाद में काफ़ी अच्छा इंसाइट दिया ये हालिया T20 जो हमारा वर्ल्ड कप गुजरा। मैं आपसे फर्दर पूछना चाहूँगा, आजकल आपने भी देखा होगा कि इंडिया की टीम का पाकिस्तान में आना या ना आना काफ़ी ब्लैक एंड वाइट में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को अगर लेके देखा जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि इंडिया आपको पाकिस्तान में आता हुआ नज़र आ रहा है? अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो पीसीबी को क्या स्टांस लेना चाहिए? अगर नहीं आता या कोई वो क्या कहते हैं शरारत की पॉलिसी पे अमल करते हैं तो उस सूरत में पीसीबी को क्या स्टांस लेना चाहिए सूरत हाल में? अच्छा, मैं यूएस में था तो उधर भी काफी जर्नलिस्ट से बात हुई, तो उनका मानना ये था कि इंडिया आएगा, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है
ये पॉलिटिकल गेम तो है, और ये स्टांस एंड तक लिया जाएगा, शायद एक डेढ़ मंथ पहले तक, कि इंडिया नहीं आ रहा। पाकिस्तान भी लेता रहा। आपको याद होगा जब हमने जाना था वर्ल्ड कप में, तो यही बात होती रही कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, और गवर्नमेंट देखेगी, डिसीजन लेगी, एक कमेटी बन गई 5-6 लोगों की। उन्होंने बात करना शुरू की कि हाँ जी फैसला करते हैं, और फिर इवेंचुअली किया गया। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है या सोर्सेज के मुताबिक, जब इंडिया ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था तो आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, और पाकिस्तान ने काफी सफर किया था। जब हमने देखा था कि पाकिस्तान ने जब एशिया कप की होस्टिंग हाइब्रिड मॉडल पे की, तो पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी काफी लॉस हुआ, स्पेक्टेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा लॉस हुआ, और इवेंट के लिहाज से भी बड़ा लॉस हुआ। ये काफी व्यूअरशिप भी डेंट की, और कोई समझ नहीं आई ये क्या इवेंट हुआ। तो पाकिस्तान ने उस टाइम पे जो आईसीसी के डेलीगेशन थे उनसे बार्टर ही यही किया था कि चले ठीक है, हम वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं, आप इनको मेक श्योर आप करवाएंगे कि ये फिर चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने आए थे। तो आईसीसी हुकाम ने शायद ये उनको काफी हद तक यकीन दहानी करवाई भी। अब पॉइंट ये है कि आईसीसी का कितना इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई पे, है जो कि नहीं है। अब प्रॉब्लम इधर आता है कि आईसीसी को सारा जो गवर्न करता है वो बीसीसीआई करता है, जो बीसीसीआई कहता है आईसीसी उसके आगे घुटने टेक देता है। तो इंडिया के लिए कोई मसला नहीं है आईसीसी को रिफ्यूज करना, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन ये जो अगर हम बात करते हैं पैसों के लिहाज से, फाइनेंशियली, आई बॉल सबसे ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैच की है। बाकी पूरा इवेंट वर्ल्ड कप में देख लें, कोई व्यूअरशिप नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के इंडिया के मैच की व्यूअरशिप थी। इसी तरह जो आपके फैंस भी स्टेडियम में आते हैं वो भी पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखने आते हैं। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी स्टेडियम में फुल जैम पैक्ड मैचेस होंगे, क्योंकि ओडीआई को 8-9 घंटे फाइबर की सीट पे बैठ के देखना भी आसान नहीं है। वो भी आपका बहुत बड़ा कोई फैन होगा तो आएगा। तो ये और जो इसी तरह जो आपके ब्रॉडकास्टर को भी चाहिए कि बड़े आपको व्यूअरशिप मिले, तो उसको भी पाकिस्तान के इंडिया के अलावा बाकी मैचेस में मेरा नहीं ख्याल ओडीआई में कोई बहुत बड़ी व्यूअरशिप मिलने वाली है। तो ये वर्ल्ड कप में भी हम देख चुके हैं। तो कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट, और पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा पॉइंट फिर आ गया कि अगर भारत किसी भी वजह से नहीं आता, तो हम स्ट्रेट अवे अभी भी कह सकते हैं कि जो अगला वर्ल्ड कप होना है 1 साल के बाद, T20 वर्ल्ड कप 2026 में, हम उसमें नहीं आएंगे। तो और मोहसिन नकवी साहब ने अभी तक ये स्टांस लिया, ठीक लिया है। आज वो ट्रेवल कर रहे हैं श्रीलंका के लिए, और आईसीसी की मीटिंग भी है प्रॉब्ली 2 दिन के बाद। तो उसमें भी यही है कि ना हाइब्रिड मॉडल ना कुछ और, या इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो श्रीलंका जंप इन कर जाएगा, उनकी जगह पे आ जाएगा। तो बड़ी क्लियर है चीजें, और मेरा ख्याल है आईसीसी की मीटिंग में भी वो यही बात करेंगे, और करनी चाहिए भी। अगर अभी भी वो डेविएट कर जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि लाइफ टाइम हमें इंडिया इसी तरह खेलता रहेगा, आईसीसी के साथ भी हमारे साथ भी, और हम एक तमाशा बन के रहेंगे, और क्रिकेट को कुछ हासिल नहीं होने वाला। एज फार क्रिकेट की कंसर्न, तो पहले ही बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम 1 साल 1.5 साल से देख रहे हैं, और हमारे फैंस मायूस हैं। अगर हम स्ट्रेटेजी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीजें नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस, पाकिस्तान के लोगों की अगर कामयाबी देखें, चले फैंस क्रिकेट की वजह से खुश हो जाए, क्रिकेट हो रही है हमारे मुल्क में, 96 के बाद कोई बड़ा इवेंट हमने होस्ट नहीं किया। तो ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास कि इसको सक्सेसफुल बनाए, पूरा इवेंट कराए, पूरा प्रेशर करे। अगर भारत नहीं आता तो आप अपने स्टांस को चेंज ना करें, पूरा इवेंट पाकिस्तान में करवाएं, कोई और टीम आ जाए, ठीक है आई बॉल नहीं आएगी, लेकिन आप भी कहेंगे हम भी फिर नहीं जाएंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान रखे। मेरा ख्याल है कि भारत ने आगे क्रिकेट करनी है, भारत ने आगे क्रिकेट खेलनी है, और उनकी कंट्री भी इस चीज को समझता है, वो जरूर अपनी टीम भेजेंगे। और पाकिस्तान ने कह भी दिया है कि हम आप आपके तमाम मैचेस लाहौर में करा लेंगे, वेन्यू चेंज नहीं करेंगे, एक ही जगह पे स्टे करके आपको करेंगे। बाकी टीमों ने तो पिंडी कराची भी ट्रैवल करना है, इनके लिए तो और आसानी है, एक ही वेन्यू पे सब मैचेस खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो हम कर सकते हैं हम करें, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अच्छा इरफान भाई, आपने कहा था कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ख़राब जा रही है, तो आप टीम का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, कंसिडरिंग के जो ये ग्रुपिंग की खबरें आ रही हैं कि शाहीन की भी मैनेजमेंट से लड़ाई हो रही है, और इन बाबर आजम की फैमिली और इनकी फैमिली, शाहीन की फैमिली आपस में मिल भी रही है, और इनकी सुलह कराने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि वाकई टीम जो है वो ग्रुप बंदी की वजह से हार रही है, और ग्रुपिंग की जो न्यूज़ आ रही है ये सच है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं जो मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल फाइन नहीं है, ये रियलिटी है। और ये जो खबरें थी हमें ये एशिया कप से आना शुरू हो गई थी, इनकी पहली लड़ाई जो हुई थी दोनों की, ये एशिया कप में हमें न्यूज आई थी कि इनकी लड़ाई हुई है एशिया कप के बाद। और उसी में आप परफॉर्मेंस भी देखे ना, नंबर 1 थे हम ओडीआई रैंकिंग में, एकदम से हम नीचे गए, और फिर ऐसा डिजास्टर हुआ, एशिया कप, वर्ल्ड कप, फिर ये वर्ल्ड कप। तो कंटिन्यूसली एक हमारा डिजास्टर चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी यही चीज थी, टीम में ग्रुपिंग होगी, कप्तानी की जंग छिड़ गई, कुछ पहले थी कुछ रही थी कसर, वो लास्ट बोर्ड ने की, इस बोर्ड ने भी उसको और खत्म करने की बजाय और बढ़ावा दे दिया।
कि दोबारा बाबर को ले आए। अगर शाहीन को बना ही दिया गया था, ये पाकिस्तान का कैप्टन था, कोई गली मोहल्ले का तो था नहीं, एक फेयर रन देना चाहिए था, एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप तक दे देते। अच्छा ना करते तो ऑब्वियसली अब अगर आप बाबर को बनाते तो सबको नजर आना था कि अच्छा डिसीजन किया है, बट वो हमने देखा कि बोर्ड मैनेजमेंट ने नहीं किया। और फिर इवन दोनों, अगर जो ग्रुप्स की बात करें तो दोनों को बिठा के वो सक्सेसफुल कराने में भी, उनका मीटअप कराने, पैचअप करवाने में भी नाकाम रहे। उसमें चाहे मैनेजर्स की बात करें, चेयरमैन की बात करें, किसी ना किसी ने तो बड़ा रोल लेना था, कोई भी उस रोल में अपने आप को नहीं ला सका। और सबसे बड़ा मैं रिस्पॉन्सिबल तो प्लेयर को हिमसेल्फ भी समझता हूँ कि उनको भी चाहिए था कि ये पाकिस्तान के झंडे को लेके जा रहे हैं दुनिया में, और अपनी पर्सनल ईगो और इस चीजों की वजह से अगर नहीं कर पा रहे या आपसे नुकसान हुआ है, तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल तो मेरी नजर में वो खुद है, कि जिन्होंने लेट डाउन किया नेशन को, टीम को, परफॉर्मेंस से लिहाज से। देखिए ना, 25 करोड़ अवाम है, एक ही स्पोर्ट है, वन स्पोर्ट नेशन रह गए हम लोग, और पूरी नेशन को यूनाइट करती है स्पोर्ट। एक ही आपके पास स्पोर्ट है जो एंटरटेनमेंट भी है, प्लेयर भी पॉइंट प्रोवाइड करती है, बट हमने देखा कि इस टीम ने कुछ भी नहीं किया और कंटिन्यूसली नहीं किया। एक आधे इवेंट में होता तो समझ आता, बट वो जो डिजास्टर है वो बड़ा लंबा हो गया। और लेट्स सी अब आगे क्या मैयर होते हैं, लेकिन अभी तक एक स्ट्रेंज चीज ये है कि सब बातें मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही हैं। अभी तक किसी प्लेयर पे कोई पीसीबी की तरफ से रिलीज नहीं आया कि हम किसी प्लेयर पे एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एवेंचुअली खेले तो 11 लड़के थे, बुरी परफॉर्मेंस तो लड़कों की तरफ से आई। तो आवाम जानना चाहती है कि कौन कौन लड़के कल्प्रिट थे, किन्होंने क्या क्या ग्रुपिंग की, किसने क्या क्या किया। एक वाइट पेपर इशू होना चाहिए, प्रेस रिलीज आनी चाहिए, और उसके बाद ये बताना चाहिए। इस तरह तो हो नहीं सकता कि 2-3 मंथ के बाद आप डन एंड डस्टिंग करके जी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, हमने फैसला कर लिया और वहाब रियाज चले गए, अब्दुल रजाक चले गए। ठीक है, उनका भी चले जाना बनता था, लेकिन प्लेयरों के पार्ट पे भी जरूर बात होनी चाहिए। अच्छा इरफान भाई, आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो से कजाफी स्टेडियम के बाहर से आ रहा था, तो मैं कजाफी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन देख रहा था। तो कजाफी स्टेडियम के एक एसोसिएट से मेरी बात हुई, ही डिस्क्लोज डैट इस कंस्ट्रक्शन पे 12 करोड़ रुपीस की खती रकम लगाई जा रही है। तो आप इसको किस तरह जी, देखते हैं, आया कि इस डेवलपमेंट से शायकीन या फैंस को भी कुछ फ़ायदा होगा, या आ जाके सिर्फ हमारे वीवीआईपीज जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ही इसमें फैसिलिटेशन मिलेगी? देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये था कि आप अगर इंटरनेशनल जितने भी स्टेडियम देखते हैं तो ये मस्ट रिक्वायर्ड थी कि आपके स्टेडियम अपग्रेड किए जाते। अब ये ऑफिस भी अपग्रेड हो रहे हैं, जो आपने स्पेसिफिकली कदाफी स्टेडियम की बात की, हेड ऑफिस भी इधर ही है, तमाम जितने भी ऑफिसर्स बैठते हैं पीसीबी के वो भी इधर ही बैठते हैं, तो उनके ऑफिस भी नए बन रहे हैं। तो एक तरह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उन्होंने अपने लिए बना ली है कि उन्होंने अपने ऑफिस भी सारे नए तैयार करवा लिए हैं। आप दूसरा जो लाहौर का प्रॉब्लम था, लेकिन इतना नहीं था जितना कराची और पिंडी का था। पिंडी में देखे ना, अच्छा खासा खूबसूरत स्टेडियम है, और आपके फैंस की कैपेसिटी सिर्फ 18-20 हजार है, जो कि एटलीस्ट कम से कम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली 60-70 हजार तो होनी चाहिए। वो बहुत कम थी। इसी तरह कराची में जो प्रॉब्लम था कि आपके जो जंगले हैं, जो फेंस है, वो लोगों के मुंह के आगे थे, तो कई लोगों को, आधों को तो वो नजर ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है ग्राउंड में। तो वो पीछे बैठने वालों को थोड़ा व्यू मिल जाता था। ये दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह का किसी ने इंजीनियरिंग की हुई थी। तो खैर वो उस लिहाज से रिक्वायर्ड था। और चैंपियन ट्रॉफी में आपके पास इंटरनेशनल मीडिया ने भी आना है, कुछ लोग भी ट्रैवल करेंगे, तो उस लिहाज से रिक्वायरमेंट तो थी। और जिस तरह मैंने हैविंग सेड दैट के 96 के बाद आप पहली दफा को बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, उस लिहाज से बड़ा जरूरी था कि इसे अपग्रेड करें। अब ये है कि टाइमली हो जाए, और ओबियसली आईसीसी का डेलीगेशन दोबारा आएगा, इसको तमाम मॉनिटर करेगा, ताकि आपके पास कोई, उनके पास कोई जस्टिफिकेशन ना रह जाए कोई ऐसी और बात करने की कि ये इंटरनेशनल चीजों में मीट नहीं कर रही। तो आई एम श्योर इतनी स्पीडली काम हो रहा है, ये टाइमली। अच्छा इरफान साहब, आपने बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी की बात की है, तो इस हवाले से अगर बात करते जाएं तो बाबर आजम के हवाले से भी डिस्कशन हो रही है। तो जो ये केओस चल रहा है और दोनों साइड्स की तरफ से पीआर की जा रही है कि बाबर आजम के जो फैन क्लब हैं, लोग हैं, वो यही ब्लेम कर रहे हैं कि टीम की ग्रुपिंग और उनकी मर्जी की सिलेक्शन ना होने की वजह से जो है वो टीम को रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिल पा रहे। तो क्या आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आपको बाबर इस केओस में होते हुए भी जो है वो कप्तान नजर आ रहे हैं, तो वो लीड करेंगे टीम को? देखिए ये तो एक पॉपुलर डिसीजन है कि बाबर को कप्तान होना चाहिए, बट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। बाबर को 5 साल का फेयर रन मिल चुका है। किसी भी आप एशिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो सिवाय एमएस धोनी के अलावा कोई प्लेयर आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने 5 साल से ज्यादा कप्तानी की है। धोनी ने भी इसलिए की कि उसने तमाम टाइटल जिताए, और वो ऑलमोस्ट 10 साल का स्पैन कप्तानी कर गया। बाबर 6 इंटरनेशनल इवेंट में कप्तानी कर चुका है, 3 इवेंट हम लोकल देख चुके हैं पीएसएल के, किसी में भी कोई टाइटल नहीं जितवा पाया।
और जो लैप्सेस नजर आते हैं एज ए कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा है। गेम अवेयरनेस की हम कई दफा बात करते हैं या कोई ऐसी चीजें, वो सब लैग करती हैं। तो एज ए प्लेयर तो कोई डाउट नहीं है जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है। और इसमें पास में हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है ब्रायन लारा की, टेंडुलकर की सूरत में। इवन कोहली रिसेंट आपके पास मिसाल है कि एज ए कैप्टन परफॉर्म नहीं कर पाए, एज ए प्लेयर उन्होंने टीम को बहुत फतूहा दी। तो ये बाबर को खुद हिमसेल्फ देखना पड़ेगा कि उनकी यूटिलिटी क्या है। अगर एज ए प्लेयर, हमें तो लगता है कि एज ए प्लेयर उनकी यूटिलिटी है, उनको फोकस उस पर करना चाहिए, टीम को जिताना चाहिए और उसी पे सारा फोकस करें। कप्तानी उन्होंने करके देख लिया, अब इस ग्रीडीनेस से थोड़ा बाहर अगर वो आते हैं, उनको भी ये चाहिए। अब मेरा तो मानना है उनको लेनी नहीं चाहिए थी। और अगर वो उनको कहा जाता है लार्जर देन लाइफ बंदा वही होता है, कोई ऐसे डिसीजन लेता है लाइफ में जो उसको कई दफा ऊपर लेके जाते हैं। और उनकी जो रिस्पेक्ट अब बननी थी टीम में, अगर वो कप्तानी ना लेते तो ये जितने भी मसाइल आए हैं सब खत्म हो जाने थे। तो बाबर ने मेरा ख्याल है वो ट्रेन मिस कर दी, बट अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, अभी बोल्ड स्टेप लें और कहें कि मैं सारा फोकस अब करूंगा, मैंने करके देखी है। मैं विक्ट्री नहीं दिलवा सका, हाँ फ्यूचर में फिर दोबारा अगर कभी 2 3 4 साल के बाद वो अपने आप को समझते हैं मैं दोबारा एलिजिबल हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पाकिस्तान में कोई चीज छोड़ने को तैयार नहीं होता। जिसको जो सीट मिल जाती है वो कहता है जी पहली थी आखिरी मेरे को है, मैं नहीं छोड़नी, वो नहीं छोड़ता। तो यही पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जो ग्रुपिंग है वो भी उसी की रीजन है। बाबर कह रहा है मैं कप्तान हूँ, शहीन कहता मैं हूँ, रिजवान साहब तीसरे कैंडिडेट है। तो हर बंदा तो कप्तानी की जंग में आगे से आगे जाता जा रहा है, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। बिल्कुल इरफान भाई, आपने ठीक कहा। हर बंदा एक कुर्सी का पुजारी है, जो चाहता है मुझे कुर्सी मिल जाए और मैं से स्टिक होके रहूं। अच्छा, ये कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि नेट प्रैक्टिस के दौरान बाबर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं। छोटे प्लेयर से भी वो बोल्ड हो रहे हैं, इवन के नसीम शाह के भाई से भी बैटिंग के दौरान वो एक दफा बोल्ड होते हुए नजर आए हैं। आप इसके पीछे क्या वजूहात देखते हैं? क्या वो टू मच प्रेशर ले रहे हैं या आउट ऑफ फॉर्म है? व्हाट कैन बी द कॉजेज बिहाइंड दिस? नहीं नहीं, वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने परफॉर्म किया हुआ है, उसकी क्रेडिट पे इतने रन हैं, इतनी सेंचुरीज हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट बैटर है। आउट तो कोई भी किसी से हो सकता है, ये तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब प्रोफेशनल है। सबसे बड़ी चीज है उसने प्रूव किया हुआ है। ये खैर एक प्रोपोगेंडा होता है, एजेंडा बेस्ड चीज की जाती है, आउट की वीडियो निकाल के उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। मैं इसको कोई खास वैल्यू नहीं देता, उसने ग्राउंड में रन किए हुए हैं, प्रैक्टिस में तो नहीं रन किए। तो हाँ, उस पे बात आप कर सकते हैं। स्ट्राइक रेट स्लो है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है T20 के लिहाज से वो उनको सूट नहीं करती, उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, इस पे जरूर बात करनी चाहिए। बट ये कहना कि वो आउट हो जाता है, उससे खेलना नहीं जाता, तो ये तो सारी एक रिडिकुलस बातें हैं। मैं तो उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देता। अच्छा इरफान साहब, अगर हम अपने नेबर्स इंडिया की बात करें तो अभी हालिया में उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है T20 का, और फिर अभी लेजेंड्स का भी कप जीता है। तो इसको आप कैसा देखते हैं? और फिर गौतम गंभीर को उनका हेड कोच बना देना, तो आपको लगता है कि गौतम गंभीर जो है वो एक राइट पर्सनालिटी है जो इंडियन क्रिकेट को आगे लेके चलेंगे? और आपको ये नहीं लग रहा कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा T20 क्रिकेट का और कंपेयर टेस्ट मैच और ओडीएस का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें एक डिफरेंट जो कोच को लेजेंड्स बना की बात सकते की, मैं तो उसको खैर इतनी वेटेज नहीं देता। एक अनऑफिशियल सी एक वो आपकी होती है, टूर्नामेंट होता है। लास्ट ईयर जो कतर में हुआ था वो पाकिस्तान ने जीता था, अफरीदी कैप्टन थे। हैं? एशिया की टीम जीती थी, बट पाकिस्तानी मोस्टली उसमें 6 7 प्लेयर थे। तो उसकी तो कोई खास वेटेज है नहीं। और थोड़ा सा बेशक थोड़ा सा सीरियस होकर शायद खेले हों, बट उसकी कोई खास इम्पैक्ट आप कह नहीं सकते। हाँ, हम जरूर मायूस थे कि चले हमारे यंगस्टर ने कुछ नहीं किया, बाबे कुछ कर देते, बट बाबो ने भी कुछ नहीं किया, वो भी फाइनल हार गए। और खासतौर पे जो बड़े नाम हमारे खेल रहे थे, उनके तो इतने बड़े नाम भी नहीं थे, उनका हारना बनता नहीं था। और हमारे करंट प्लेयर थे मोस्टली, शर्जील शोएब वगैरह, कामरान अकमल, ये सब खेल रहे हैं क्रिकेट, शोएब मलिक वगैरह, तो उनसे तो बिल्कुल हारना बनता नहीं था। बाकी जो यार टीम की बात करें तो भारत ने विक्ट्री हासिल की, कई चीजों ने, आईसीसी ने भी उनको सपोर्ट किया। आईसीसी ने जिस तरह उनके वेन्यू पहले ही सिलेक्ट कर दिए, पहले न्यूयॉर्क के मैचेस मिले, फिर उन्होंने कह दिया कि सेमीफाइनल खेलेगा इंडिया तो गयाना में खेलेगा। तो इस तरह आईसीसी की तरफ से भी उनको काफी सपोर्ट मिली चीजों के लिहाज से, जो कि गलत है। अगर ऐसी सपोर्ट होती है तो फिर बाकी टीमों को भी देनी चाहिए। तो ये आप फेयर प्ले की जो बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो वो आईसीसी हमेशा कहीं ना कहीं बेंड करता है इंडिया की तरफ, उनको करता है। और ये सारे थे, क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, इंडिया क्रिकेट भी अच्छी खेला। मुझे तो खैर फाइनल की समझ नहीं आई कि 22 गेंदों पे 24 क्यों नहीं हुआ, पाकिस्तान से भी 40 पे 42 क्यों नहीं हुआ। ये तो क्रिकेट में इस तरह होता है, या तो आप ऑल आउट होते हैं या आपसे आप ये होता, ये नहीं होता कि या चेस करते हैं। ये तीसरी चीज नजर नहीं आती कि आपकी विकेट भी पड़ी है, मेन स्ट्राइकर सामने भी नहीं आ रहा। तो ये तो बड़ी एक अजीबो गरीब किस्म की स्ट्रेटजी मुझे नजर आई। खासतौर पे साउथ अफ्रीका की बात करें या पाकिस्तान की भी बात करें कि डॉट बॉलें खेलनी है,
ये डॉट बॉलों का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया T20 में, ना होता है ना हमने पास में देखा। तो बहरहाल उनकी टीम ने बड़ी विक्ट्री हासिल की। राहुल द्रविड़ का बड़ा क्रेडिट है, उसने जिस तरह पहले अंडर 19 को 10-12 साल लगाए, 2-3 साल इस टीम के साथ लगाए और डिजर्व करते थे। गौतम गंभीर को मैं हाईली रेट नहीं करता, इनको मैंने लास्ट ईयर एज ए प्लेयर भी हम देख चुके हैं, मैंने लेजेंड लीग में भी इनको एज ए कैप्टन देखा है। मुझे इनकी गेम सेंस पे थोड़े डाउट्स हैं, शायद फ्यूचर में वो इसको इम्प्रूव कर लें, बट अभी के लिहाज से मेरा ख्याल है उनको थोड़ा अर्ली दे दिया गया है। और शायद अगर ये राहुल द्रविड़ के साथ 2-3 साल स्टिक करते तो ये टीम को और ऊपर लेके जा सकते थे। बाकी लेट्स सी किस तरह वो फर्दर फ्यूचर में लेके चलते हैं। अच्छा इरफान साहब, लास्टली एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा बॉलिंग का प्लेयर था जेम्स एंडरसन, उन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की। तो आप इसको जी, कैसे देखते हैं? वाज इट द राइट टाइम या कुछ अर्सा पहले इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी? नहीं वो अगर आप उनको, मैं लास्ट ईयर मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यूके में था तो उनसे मिला भी, और ये अभी भी इसी तरह फिट है। हमारा कोई प्लेयर इतना फिट नहीं होगा जितना जिमी एंडरसन अभी है, चाहे आप उनकी फिजिक देख लें, चाहे आप उनको भागता हुआ देख लें, चाहे उनकी मूवमेंट देख लें। तो ये एक उनका अपनी गेम के साथ प्यार कहना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म कहना चाहिए, वो नजर आया। तो कोई लेट नहीं ली, मेरा ख्याल है ठीक टाइम पे ली। ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड वाले करते ही अच्छे हैं, अभी उनके अंदर क्रिकेट बाकी होती है तो वो फिर छोड़ते हैं। और 2011 में ईसीबी ने इनको और जो एंडरसन को और ब्रॉड को, दोनों को उन्होंने कहा कि आप हमारे टेस्ट कमोडिटी हैं, हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैप्टन से भी ज्यादा पैसे देंगे और आपने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना है और आपने वाइट बॉल छोड़ दे। ये होता है विजन, होता है किसी बोर्ड का, प्लेयर का विजन। उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया, उन्होंने ना कोई लीग खेली, हम्म। ना उन्होंने पैसों के चक्कर में वाइट बॉल की तरफ गए, ना T20 फॉर्मेट लोकल को भी खेलने गए, सिर्फ रेड बॉल के ऊपर फोकस किया, अपनी फिटनेस पे काम किया। और आप देखें उन्होंने लास्ट ईयर रिटायरमेंट ली, इन्होंने इस साल ली, तो कितने बड़े ऑलमोस्ट 22-23 साल के इनके कैरियर है। तो ये प्लेयर इस तरह बनते हैं, टीमें इस तरह बनती है, ये विजन चाहिए होता है, ये अपने पैशन आपको अपने कंट्री के साथ आपका होना चाहिए, और ये ताजा है। और आपको अगर इसी से रिलेट करूं मेसी की, तो आपने देखा होगा मेसी फाइनल के अंदर जो कोपा अमेरिका का इवेंट हो रहा था, तो इंजरी होगी फाइनल के दौरान। अब वो बंदा 37-38 का है, दुनिया का हर टाइटल जीत चुका है, वो रोता हुआ नजर आया आपको 40 मिनट, 35-40 मिनट। ये उसकी अर्ज बताती है, उसकी हंगर बताती है, गेम के साथ उसकी अफेक्शन बताती है कि वो कितना कीन था अंदर जाने के लिए और टीम को जिताने के लिहाज से, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयरों में नजर नहीं आती। 2-4 साल नजर आएगी, फिर वो कैजुअल हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं पैसा आ गया, फेम आ गया। जब आपके अंदर वो हंगर खत्म हो जाए, वो आपका वो कंपेशनेट होना खत्म हो जाए, तो फिर ओबियसली गेम भी आपसे प्यार नहीं करती और रिजल्ट आपके सामने आते चलिए इरफान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बल्कि जाते जाते हैं। इरफान साहब, मैं चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल के लिए कोई पैगाम दे दें, क्योंकि हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि पसमानदा क्रिकेटर्स, क्लब क्रिकेटर्स और इवन एफसीसी के कैप्टन का हमने इंटरव्यू लिया, तो हम यंग क्रिकेटर्स के लिए भी जो है वो एक आवाज़ बने। और आपने हमारा कंटेंट भी देखा होगा, तो इसके लिए कुछ आप जाते जी जाते। अगर साहब, आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपके दोस्त बड़े जबरदस्त एंकर हैं, दोनों मिलके करते रहे, यूनिटी के साथ करते रहे तो बड़ा जबरदस्त आपको मिलेगा। कई दफा होता है टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, बट उस पर स्टिक करते रहे, पैनिक ना हो, आप लोग परसिस्टेंट होके लगे रहे, तो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर अवार्ड मिलेगा। और वो दिन दूर नहीं, तो हम आपको बड़ी स्क्रीन पे भी देखेंगे इंशाल्लाह जी। जी इरफान भाई, बेस्ट आपसे ही विशेष सीख आपके रहे हैं, लिए। आपसे ही इंस्पायर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So yeah guys, that's it for this video। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। और कोशिश करेंगे कि इरफान साहब को दोबारा किसी वीडियो में एंगेज करें। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त, इरफान साहब को दीजिए इजाज़त, ताहिर भाई को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।